हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग 10th की कंप्लीट मैराथन सीरीज लेकर आएंगे और बहुत ही जल्दी एक हम लोग जो है आप लोग लिए बच्चों 12th की केमिस्ट्री एंड बायो की सीरीज भी लेकर आने वाले हैं। तो आज हम 10th की जो सीरीज हमारी कंटिन्यू थी, तो उसी का हमने जो सेकंड चैप्टर प्रीवियस वीडियो में हमने किया था बच्चों, तो उसी का हम लोग सेकंड और लास्ट पार्ट शूट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, स्वागत है आप सबका आप एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी डिले के हम लोग शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसका कि नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। लेट्स बिगिन द चैप्टर। ओके, तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इंडिकेटर्स के बारे में, क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, सब कुछ। आज हम लोग पीएच और उससे रिलेटेड कुछ अलग अलग टाइप्स के सब्सटेंसेस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन होते क्या है। तो बच्चे, जैसा कि हमको बताया कि हम 9th में भी हमने थोड़ा बहुत नॉलेज लिया है अबाउट द पीएच स्केल। इस चैप्टर में हम लोग पीएच स्केल के बारे में बात करने वाले। तो एक चीज हमको याद रखना है कि जनरली 0 से लेकर 7 के बीच तक के जितने भी सब्सटेंस होंगे बच्चों, मींस 0 से स्टार्ट करना और 7 से जस्ट पहले 6.9 तक के जो भी सब्सटेंस होंगे बेटा, उन सब की प्रॉपर्टी जो होगी हमारी एसिडिक नेचर की होगी। और ये जो 7 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये न्यूट्रल है। इट मींस यहाँ पर जो सब्सटेंस आएंगे वो ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी के होंगे, ना ही बच्चों आपकी बेसिक प्रॉपर्टी होगी। उनके जो नेचर है, उनका जो कैरेक्टर है वो न्यूट्रल होगा। मींस सोल्ट आपके जनरली अपन कह सकते हैं। एक चीज और आपको याद रखना, जो एसिडिक होंगे, ठीक है, वो H+ आयंस उनके पास उतने ही ज्यादा होंगे, और जो बेसिक सब्सटेंस के नेचर होंगे उनके पास OH आयंस ज्यादा होंगे। एक और बात हमको याद रखनी है यहाँ पर कि जो एसिडिक सब्सटेंस होंगे हमारा, मींस 0, 0.1, 2, 3, तो जो सबसे लोअर पॉइंट है ना एसिडिक में, वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। और जैसे जैसे हम पीएच स्केल में आगे बढ़ेंगे, मींस 6.9, 7 से जस्ट पहले तक, वो सारे सब्सटेंस जो होंगे बेटा हमारे वीक एसिड होंगे। ठीक है, अब 7 से हम जैसे आगे बढ़ेंगे 8, 7.1, 7.2, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो जो होंगे सब्सटेंस बेटा हमारे, वो बेसिक नेचर को शो करेंगे। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, पीएच स्केल में हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो एसिडिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बढ़ती है, और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बेसिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो बढ़ती है। एक और चीज आपको ध्यान रखना, जितनी ज्यादा H+ आयन की कंसेंट्रेशन होगी बेटा, वो सब्सटेंस उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा, और जितनी ज्यादा OH नेगेटिव की प्रॉपर्टी होगी वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा बेसिक होगा नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखना, जो pH 7 है, जनरली जिन सब्सटेंस का pH 0.7 होगा वो सारे सब्सटेंस बेटा कैसे हमारे न्यूट्रल होंगे, ना तो उनमें एसिडिक सब्सटेंस है और ना बेसिक, वो न्यूट्रल होंगे जो एसिड और बेस के मिलने से बनते हैं। pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन लेस देन 7, हम सभी को पता है ऑलरेडी कि जिन सब्सटेंस का pH बेटा 7 से कम होगा वो सारे सब्सटेंस हमारे कैसे होंगे नेचर में, तो एसिडिक होंगे। pH मोर देन 7 इज एल्कलाइन सॉल्यूशन, जिसका pH भी आपका 7 से ज्यादा होगा वो सारे एल्कलाइन यानी नेचर में बेसिक होंगे। ठीक है, pH वैल्यू फ्रॉम 7 to 14 रिप्रेजेंट इंक्रीज OH कंसेंट्रेशन। हमने अभी बात की है कि जैसे pH नंबर 7 से 14 की तरफ हम जाएंगे तो OH हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो इंक्रीज होंगे, और जो हमारा बेसिक नेचर है सब्सटेंस का बेटा वो इंक्रीज होगा। एक और चीज, जनरली पेपर implemented with the universal indicator used to measure pH। जनरली जो पेपर शीट्स होती है हमारी, अलग अलग टाइप्स की पेपर स्ट्रिप आती है जैसे कि लिटमस वाली, तो उन पेपर इंटीग्रेटेड शीट्स को हम लोग यूज करते हैं एज टू फाइंड दिस गिवन सब्सटेंस हैव एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। दीज आर द पेपर स्ट्रिप्स, दे आर easily available in the markets and they change their color according to the integrity and the complexity of the acidic or basic substance. They react with the different type of substances like weak acid, strong acid, like that। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और यहाँ से बहुत सी बार जो है बच्चों डिफरेंट बोर्ड्स में हमारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, लाइक 1 मार्क क्वेश्चन या डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आए। जैसे कि हमारा जो सलाइवा होगा बेटा, जो हमारा सलाइवा होगा उस मील से पहले से, कि हमने खाना खाया उससे पहले, वो ग्रीन होगा थोड़ा सा, और उसका pH लेवल अप्रोक्सीमेटली 6.8 से 7.4 के बीच में होगा। मींस अगर एसिडिक होगा तो बहुत ही ज्यादा वीकर एसिडिक होगा,
और अगर बेसिक होगा तो स्टार्टिंग का होगा, मीन्स पीएच लेवल ये होगा। स्लाइटली एसिडिक और बेसिक, या तो थोड़ा सा एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है, ज्यादा नहीं। आफ्टर मील जो है हमारा सलाइवा, उसका कलर जो है पीएच कलर को कैसा कर देगा बेटा, वो येलो ग्रीन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर पीएच की बात करें तो 5.8 होगा। हम सभी को पता है कि पीएच नंबर लेस देन 7 आर कंसिडर एज एसिडिक, तो एसिडिक होगा। अगर हम लेमन जूस की बात करें तो पीएच पेपर को ऑरेंज कलर में कन्वर्ट करेगा, पीएच लेवल अप्रोक्स 2.2 होगा और हम सभी को पता है एसिडिक होगा। अगर कलरलेस एरेटेड ड्रिंक की बात करें तो येलो होगा। ठीक है, पीएच जो है 4 होगा और एसिडिक होगा नेचर। वैसे कैरेट जूस की हम बात करते हैं बेटा, तो ये पीएच को येलो ग्रीन कलर में कन्वर्ट करेगा, पीएच लेवल 6 होगा और जो है सब्सटेंस एसिडिक होगा। कॉफी की बात करते हैं तो सेम येलो कलर होगा, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू बेटा आपकी 4.5 होगी, एसिडिक हो। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सी टेप वाटर 1 मोल ऑफ NaOH लिया तो ये डार्क ब्लू कलर का, इसका पीएच बेटा अप्रोक्सीमेटली 14 होगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये नेचर में बेसिक हो। और अगर 1 मोल HCl को हम लोग डाइल्यूट कर रहे वाटर के अंदर, 1 मोल HCl लिया हमने, 1 लीटर के आसपास वाटर लिया, तो ये पीएच कलर को तो रेड करेगा, बट यहाँ पर इसकी पीएच वैल्यू जो वो 0 के आसपास रहेगी। पीएच वैल्यू क्या रहेगी आसपास बेटा, 0 के आसपास, और जो होगा वो एसिडिक होगा नेचर में। 1 मोल्स मींस अप्रोक्सीमेटली हम 36 ग्राम के आसपास जो है वो को डिसोल्व कर रहे हैं HCl एसिड को। ये पीएच स्केल है जो कि अलग अलग एसिडिक प्रॉपर्टी के सब्सटेंस के साथ अलग अलग टाइप से रिएक्ट करता है। हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस बनता है बेटा उसका पीएच लेवल 1 होगा, मींस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेमन जूस का पीएच 2 होगा, प्योर वाटर 7 होता है बेटा। ठीक है, 7 आपको याद रखना, 7.4 के बीच में वरी करता रहता है। ठीक है, थोड़ा सा नेचर में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होगा, मींस ये बेसिक होगा नेचर में। और वहीं पर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की बात करें हम लोग तो अबाउट 14 इसका पीएच लेवल आएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम पता, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड बेस सॉल्यूशन, एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, चलिए समझते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जितने ज्यादा होंगे तो हमको एक चीज ध्यान रखना है कि एसिडिक प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की जितनी ज्यादा होगी वो H+ आयन उतने ही ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। आई रिपीट, किसी भी एसिड को हम स्ट्रॉन्ग कब बोलेंगे, कोई भी एसिड जितने ज्यादा H+ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है इट मींस वो एसिड बेटा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा आपका। अगर बात यहाँ पर हम वीक एसिड्स की करें तो ये लेस हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे, लाइक CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस की अगर हम बात करते हैं बेटा तो ये OH नेगेटिव आयन जितने ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लाइक NaOH और KOH। वहीं पर अगर हम वीक बेसिस की बात करें बेटा कि OH जितने लेस प्रोडक्शन हो रहा है तो वो जो बेस होगा वो उतना ही ज्यादा वीक होगा। ये बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। पीएच का क्या इंपॉर्टेंट है, जनरली हमारा जो यूरिन है बेटा उसका पीएच जो है हम 6 कंसिडर करते हैं। इंटेस्टाइन का पीएच होता है 4.7 से 7 के बीच को वरी करता रहता है। ठीक है, सलाइवा जो होता है हमारा उसका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होता है। ब्लड बेटा उसका पीएच 7.3 से 7.4 के बीच में था। स्टमक जिसके अंदर की गैस्ट्रिक जूस और HCl एसिड होता है तो इसका पीएच अप्रोक्स 2 के आसपास होता है। वहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहां से डिफरेंट बोर्ड्स में बेटा जो है अलग अलग टाइम पर क्वेश्चन पूछे गए, तो चलिए उसी को डिस्कस करते हैं हम लोग। एसिड रेन होती क्या है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली ऐसा रेन वाटर जिसका पीएच 5.6 से कम हो, जिसका पीएच 5.6 से कम हो तो उसी बारिश को, वैसी रेन को बेटा हम लोग एसिड रेन बोलेंगे। ये रेन जो है ये बहुत ज्यादा डाइवर्स इफेक्ट डालेगी हमारे एक्वाटिक एनिमल्स को, साथ ही हमारे जो अदर एनिमल्स है उनके ऊपर, और हमारी क्रॉप जो है वो भी कंप्लीटली खराब हो सकती है। अब ये होती कैसे है, तो इसके लिए हम साइकिल को देख सकते हैं। हम सभी को पता है कि जब वाटर साइकिल चलती है तो वाटर वेपर्स बनती है और ये बाद में अपर साइड जाकर क्लाउड फॉर्मेशन करेगी कूल डाउन होकर। अब हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत सारे नाइट्रस और सल्फर ऑक्साइड के जो सब्सटेंस है वो गैसेस फॉर्म में रिलीज करते हैं डिफरेंट काइंड के फ्यूल को बर्न करने में। तो NO2 और SO2 जो ये ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बहुत ही ज्यादा HNO3 एसिड बना लेते हैं
और H2SO4 एसिड बनाते हैं, जिनका कि pH इस 5.6 से नीचे चला जाता है। और इन्हीं ऑक्साइड्स की वजह से, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड की वजह से बेटा जो ये ऑक्साइड्स एसिड में कन्वर्ट हो जाते और रेन के साथ हमारी अर्थ पर फिर से आ जाते, जिसकी वजह से कि डिफरेंट टाइप की डिसीज हमको देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा डाइवर्स इफेक्ट पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारे की एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। एक्वाटिक लाइफ कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है आफ्टर द एसिडिक रेन। आगे बात करते हैं पीएच सोइल के लिए। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सोइल का पीएच बच्चों कैसे पता कर। सबसे आपको क्या काम करना है, देखिए, टू फाइंड आउट पीएच फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। हमको अगर किसी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ का पता लगाना है कि उसका पीएच क्या होना चाहिए सोइल का, तो सबसे पहले क्या करना है हमको कि हमको 2 ग्राम सोइल लेनी है टेस्ट ट्यूब में प्लांट के आसपास से, ठीक है, और उसको अप्रोक्सीमेटली 5 ml ऑफ वाटर में हमको डिसोल्व कर देना है। अच्छे से उस कंटेन को आपको शेक करना है, हिलाना है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन टेस्ट ट्यूब। उसका जो कंटेंट था उसको फिल्टर कर लेना है और उस कंटेंट जो बचा आपको उसको टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। उसके बाद उसका पीएच चेक करना हमको यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर्स को यूज करके, लाइक लिटमस पेपर, उनको यूज करके हम लोग उससे पीएच पता लगा सकते हैं। एक चीज आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइडियल सोइल पीएच फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो अच्छा पीएच माना जाता है बेटा, वो 6 से 7 के बीच में वरी करता है। आपको याद रखना है कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हम लोग जो पीएच आइडियल मानते हैं वो 6 से 7 के बीच में वरी करेगा। मींस स्लाइटली एसिडिक होगा और बीच में न्यूट्रल पॉइंट के बीच आ सकता है। तो हम इस एक्टिविटी को करके, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास की जो सोइल है जहां पर प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो वो किस टाइप के नेचर की है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा पीएच का डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमारे बॉडी में जो एसिड फॉर्म होता है अगर वो ना हो तो एक बार हमने जो इनटेक मील लिया है उसको डाइजेस्ट होने में भी सालों लग सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये बैक्टीरिया और ये एसिडिक या फिर एसिड एसिड और गैस्ट्रिक एसिड जो है डाइजेशन की प्रोसेस को कितना फास्ट कर देते हैं। पर यहाँ पर हमको डाइजेशन में पीएच का क्या रोल था उसको समझना है। तो बेटा कई बार हमको क्या होता है कि स्टमक में इनडाइजेशन की वजह से या बहुत टाइम तक हम लोगों ने कोई फूड कंज्यूम नहीं किया उसकी वजह से या बहुत ज्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड कंज्यूम करने की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, इरिटेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है स्टमक में। तो बेटा इससे हम लोग फ्री होने के लिए, इससे खुद को ठीक करने के लिए एंटासिड लेते हैं। जनरली ये वीक बेस होते हैं जो हमारी बॉडी में जाकर क्या करेंगे, उस एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे और हमको थोड़ा रिलीफ फील होगा। इसमें होता है क्या, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो कि बहुत ही माइल्ड बेस है, जो कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा एसिड बना है बेटा उस एक्स्ट्रा एसिड से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके जो है हमको उस पेन से रिलीफ दे देगा। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम कंज्यूम कर रहे हैं तो ये नेचर में कैसा होगा बेटा, बेसिक होगा। और हमको पता है कि बॉडी में स्टमक बना हुआ है डाइजेशन के लिए और वो एक्स्ट्रा बना, उसकी वजह से हमको इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन हो रही है। तो अगर एंटासिड्स को हम ले रहे हैं, ये एंटासिड क्या है, तो जनरली यही बेस सब्सटेंस जो हम ले रहे हैं एसिडिक नेचर को कम करने के लिए, जो एसिड बना है, तो इन्हीं को हम लोग जो है बेटा एंटासिड्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो पीएच के बदलने की वजह से भी जो है हमारा एनेमल, हमको पता है कि हमारे जो टूथ की आउटर लेयर है इनेमल से बनी होती है और हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हम कह सकते हैं जो होता है वो टूथ होता है, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्स पेरापेप्टाइड से फॉर्म होता है जो कि क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट कह सकते हैं हम इसको, उससे बनता है। तो ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और जो कि पानी में डिसोल्व नहीं होता है। अब क्या होगा समझिए, बहुत सी बार हम लोग क्या करते हैं, बहुत से डिफरेंट फूड कंटेन आइटम कंज्यूम करते हैं और हम लोग बच्चों जो है
बहुत सी बार क्या होता है, प्रॉपरली ब्रश ना होने की वजह से फूड कंटेंट जो है हमारे टूथ में कहीं पर लगा हुआ रह जाता है और वहां पर बैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डीजनरेशन ऑफ शुगर। शुगर जो था उस फूड के अंदर, जो कार्ब्स थे वो डीजनरेशन हुए और बैक्टीरिया बनेंगे और ये इनेमल को धीरे धीरे कोरेड करेंगे और जो पीएच था वो बिलो 5.5 के नीचे चला जाएगा और हमारा जो टूथ है वो डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों को मॉर्निंग में उठने के बाद और रात को खाना खाने के बाद, मीन्स उसका आपको कोई भी फूड कंज्यूम नहीं करना है तो आपको ब्रश करना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि आपके टूथ में अगर कोई फूड सब्सटेंस रह जाता है तो वो बैक्टीरिया जो है उससे रिएक्ट करेंगे और पीएच लेवल को 5.5 से नीचे लेकर जाएंगे और जो है हमारे टूथ को डिके करेंगे। यूजिंग टूथपेस्ट बेसिक केयर न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। अगर टूथ डिके से हमको बचना है तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसे टूथपेस्ट यूज करना है जिनमें बेसिक सब्सटेंस हो बेटा, और जनरली हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो नेचर में बेसिक ही होते हैं, तो वो हमारे पीएच लेवल को एक लेवल तक बनाकर रखते हैं जिससे कि हमको टूथ दिखे और टूथ एक से होने वाली प्रॉब्लम से रिलीफ मिल सकता है। तो यहाँ पर याद क्या रखना है बेटा? याद ये रखना है कि ये बैक्टीरिया जो पीएच लेवल को 5.5 से बिलो लेकर जाएंगे जिसकी वजह से टूथ डिके होगा। बच कैसे सकते हैं? 2 तरीके हैं, 2 methods we have to prevent ourselves from this tooth decay. First, that we have to do at least 2 times twice a brush in a day, and the second, after any kind of meal that we are taking, we have to careful about it and we have to use basic toothpaste like a better quality. Okay, आगे बढ़ते। बहुत इंपॉर्टेंट था सेल्फ डिफेंस बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए भी इन एसिड्स का या बेसिस का यूज करते हैं जिससे कि उनको कोई और हार्म ना पहुंचा सके। सबसे बेसिक एग्जांपल हनी बी या रेड आंट जो हमारी होती है, ये हमारी बॉडी पर मिथेनोइक एसिड, और इसी मिथेनोइक एसिड को हम कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं बेटा, फॉर्मिक एसिड, जो कि रेड आंट भी हमारे अंदर इंजेक्ट करते हैं। इसकी वजह से हमको बर्निंग सेंसेशन होती है। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जब हनी बी आपको रेड आंट बाइट करती है तो जो हमारे एल्डर्स होते हैं या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या हमारा फादर मदर होते हैं वो हमको बोलते हैं कि वहां पर कोई मेटल सब्सटेंस हमको रब करना है जिससे कि हमको बर्निंग सेंसेशन में रिलीफ मिल जाए। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस इंसेक्ट ने, इस हनी बी ने आपकी बॉडी में जो है एसिड इंजेक्ट किया जो कि मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड था, और जो मेटल्स होते हैं जनरली वो नेचर में बेसिक होते हैं बेटा। तो जब बेस और एसिड मिलेंगे, हमको पता है ऑलरेडी, हमने पढ़ा है कि क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो हमको जो बर्निंग सेंसेशन है उसमें थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। वैसे ही एक नेटल लीव्स होती है बेटा, ये भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार उनको टच कर लेते ना, तो ये भी हमारी बॉडी में मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर रहे हैं, इसको हम बर्निंग सेंसेशन होता है। तो इसका एंटीडोट डॉग प्लांट होता है। डॉग प्लांट को हम रब करते हैं तो इससे जो है इसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। डॉग प्लांट जो जनरली बेसिक होगा नेचर में, और नेटल लीव्स जो होगी बेटा वो आपकी एसिडिक होगी, तो इससे भी हम लोग रिलीफ पा सकते हैं। बेकिंग सोडा भी सेम काम करेगा, जैसे कि हनी बी ने बाइट किया या आपको आंट ने बाइट किया, चींटी ने, तो आप उस पर बेकिंग सोडा अप्लाई कर सकते हैं जो कि नेचर में जो आपके बेसिक होंगे, तो आपको जो है बर्निंग सेंसेशन और पेन में बेटा जो है वो रिलीफ मिल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना है हमको कि कौन सा सब्सटेंस जो है किस टाइप से का एसिड हमको देगा। विनेगर जो है एसिडिक एसिड देता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड यानी कि इमली में हमारा टार्टरिक एसिड होगा, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होगा। तो बच्चों ये टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्स्ट्रा है। एसिड्स इन अदर प्लेनेट्स, जनरली हम सोचते हैं कि एसिड जो है सिर्फ अर्थ पर ही नहीं, जबकि एसिड जो है वो अदर प्लेनेट्स पर भी है। जैसे कि हम वीनस की बात करें तो वहां पर जो क्लाउड से येलोइश हमको दिखता है वो ड्यू टू सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से है बेटा। किसकी प्रेजेंस की वजह से? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से वो जो येलोइश कलर के क्लाउड फॉर्म होते बेटा वो हमको दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगर हम बात करें इन सोल्ट्स की, जो कि है हमारे कैसे फॉर्म होंगे, बताए कि सोल्ट जब एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है, हमारे सोल्ट फॉर्म होते हैं। ये कुछ सोल्ट है, इनके फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेना है और उनको अच्छे से आपस में लिख लेना है। ये जो है इस साइड में सारे एसिड से और ये सारे बेसिस के आपस में रिएक्ट करने से ये जो हमारे सोल्ट फॉर्म, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से बनेगा, जो कि एक सोल्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, ऐसे सोल्ट्स जिनमें हैविंग सेम पॉजिटिव नेगेटिव रेड्यूस रेडिकल्स बिलोंग अ फैमिली। ठीक है, NaCl Na2SO4 बिलोंग अ टू फैमिली, ये एक ही फैमिली के, इनमें सेम टाइम के जो है पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जिससे सब्सटेंस जिनमें सेम टाइप के पॉजिटिव और नेगेटिव सब्सटेंस प्रेजेंस हो, उन सारे सोल्ट्स को हम लोग सेम फैमिली का मानते हैं। ये आपको टेबल अच्छे से बेटा जो है वो लर्न कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है, एक चीज ध्यान रखना है कि हमको पता है कि जो है एसिड और बेस को आपस में मिलाने पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सोल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। पर आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, सोल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल पीएच। ऐसे सोल्ट्स जिसमें बेस जो था वो भी स्ट्रॉन्ग था और जो एसिड था वो भी स्ट्रॉन्ग था, तो उनसे जो सोल्ट बने वैसे सोल्ट्स को हम लोग pH 7 होगा जनरली। ठीक है, अब कुछ ऐसे सोल्ट्स भी हो सकते हैं बेटा जिनका की pH ग्रेटर देन 7 हो, 7 से बड़ा हो। ठीक है, सॉरी 7 से बड़ा, आगे समझते। तो ऐसे एसिड जो होंगे उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपका और जो बेस है वो वीक होगा, और ऐसे सोल्ट नेचर में एसिडिक होंगे। क्या समझ आया कि ऐसे सोल्ट्स जिसमें एसिड और बेस के मिलने से सोल्ट फॉर्म हुआ है, बट यहाँ पर जो एसिड होगा वो बेस के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और इस टाइप के सोल्ट्स को हम लोग एसिडिक सोल्ट्स बोलेंगे। अब बेसिक सोल्ट क्या होगा, जिनका की pH 7 से ज्यादा होगा, जिनका की pH 7 से ज्यादा होगा, मीन्स 7.1 7.2 ये होगा। तो बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि pH क्या है, 7 से ज्यादा है। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि जहां पर सोल्ट जो है आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड वीक होगा, इस टाइप के जो सोल्ट्स फॉर्म होंगे बेटा वो नेचर में बेसिक होंगे। क्या समझ आया, एक बार समझिएगा कि ऐसे सोल्ट्स जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो वो जो सोल्ट बना वो नेचर में एसिडिक सोल्ट होगा। ठीक है, और अगर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और एसिड है वो वीक है, तो इस टाइप के सब्सटेंस से जो सोल्ट बनेगा वो नेचर में बेसिक होगा। pH of some salt sample soluble in distilled water and the acid and base used to form salts are given। ये आपका कुछ हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इन सब का 7 मीन्स इसमें बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा आपका और जो है वो कि आपका एसिड भी जो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर pH जो है बेटा आपका 7 से कम है या 7 से ज्यादा है, अगर 7 से pH जो है 7 से आपका कम है मीन्स एसिडिक होगा नेचर में, है ना। pH 7 से कम है तो एसिडिक होगा, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हम किसको मान लेंगे, एसिड्स को। और pH अगर 7 से ज्यादा है तो नेचर में क्या होगा, बेसिक होगा। तो pH 7 से ज्यादा है तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड हमारा वीक होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट इस टेबल को आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है हमारे कुछ केमिकल फॉर्म है कॉमन सोल्ट के। अब कॉमन सोल्ट क्या होता है, जनरली बेटा जो सोल्ट फॉर्म होगा वो सी वाटर से बनता है। ठीक है, और ये जब सोल्ट फॉर्म होगा ना, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी और बहुत खराब होता है शुरुआत में जब फॉर्म, तो इसको हम लोग रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में लाकर यूजेबल बनाते हैं। ठीक है, तो कॉमन सोल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका फॉर्मूला हमको पता है कि एक न्यूट्रल सोल्ट है और ये HCl और NaOH की रिएक्शन से फॉर्म होता है। NaCl को सेपरेट करते इसको सी वाटर से। मेनी सोल्ट्स डिपॉजिट एट लार्ज क्रिस्टल ऑफ सॉलिड सोल्ट्स आर
ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट्स में हो सकते हैं और इसकी बड़ी बड़ी चट्टानें मीन्स रॉक्स, इससे कि हम माइन करके इनको तोड़कर निकाल सकते हैं। अलग अलग हम कंटेनर बना देते सी के आसपास ही, जहां पर सी का वाटर आएगा और नेचुरली सनलाइट से वाटर आपका जो है वो वेपर बनकर हट जाएगा, वहां पर सोल्ट कंटेंट बच जाएगा। उसके बाद हम लोग जो बेटा इस सोल्ट को हमारे रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में ले जाकर प्योरीफाई करेंगे, साफ करेंगे और हम इसको एज अ सेल के लिए मार्केट में अवेलेबल करवा देंगे। ये आपको याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। केमिकल फ्रॉम कॉमन सोल्ट, आपका जो कॉमन सोल्ट है उससे आप क्या क्या केमिकल फॉर्म कर सकते हैं। ये आपका कॉमन सोल्ट है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में, और पानी होगा जनरली, वाटर हमने ऐड किया। तो बेटा क्या बनता है वो इंपॉर्टेंट है। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक बेस है, क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी, जो कि कॉमन सोल्ट के प्रोडक्ट है। मतलब इन्हीं से कॉमन प्रोडक्ट बनता है। ये कॉमन, इन्हीं को अगर ब्रेक डाउन करें इन्हीं सब्सटेंस सोल्ट को और वाटर को, तो हमको ये इनके पेरेंट प्रोडक्ट मिल जाते हैं जिनसे कि मिलकर ये बना है। तो बेटा इनके डिफरेंट टाइप के यूजेस है जो कि हमको समझना है कि कौन सा सब्सटेंस जो है हमारा कहाँ पर यूज है। NaOH का क्या यूज है, क्लोरीन का क्या यूज है, हाइड्रोजन का क्या यूज है। तो बनता कैसे कि हमारा जो कॉमन सोल्ट था उसकी वाटर से रिएक्शन करवाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है एक्वस सॉल्यूशन में, क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब बेटा इनके यूजेस क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर समझते हैं NaOH कहाँ यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में इस टॉपिक को इतना डिटेल में बेटा डिस्कस नहीं किया गया है। सबसे पहली चीज डी ग्रीसिंग मेटल्स, जो हमारे मेटल इन पर ग्रीसिंग आ जाती है, ग्रीस हमने किया तो उस ग्रीस को कई बार हटाना पड़ता है, तो उसको हटाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। पेपर और सोप जो होते हैं हम उसको बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में कर सकते हैं। और आपके पेपर मेकिंग, पेपर बनाने में और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी हम NaOH का जो होता है वो यूज करते हैं। अब देखते हैं यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस कहाँ यूज होता है। सबसे पहला इसका यूज है वाटर ट्रीटमेंट में, पानी को साफ करने में, पीवीसी पाइप बनाने में, पीवीसी बनाने में, और डिसइंफेक्टेंट्स लाइक आपके CFC पेस्टिसाइड्स, इनको बनाने में क्लोरीन का बहुत कॉमनली यूज होता है। अगर हम बात यूजेस ऑफ हाइड्रोजन की करें, सबसे पहले फ्यूल इसको यूज करते हैं। ओके, मैं मार्गरीन बना रहा, मार्गरीन क्या होता है बेटा, ये आप कह सकते हो आर्टिफिशियल बटर है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल बटर लाइक सब्सटेंस है, तो इसको बनाने में यूज होता है। और आपका सबसे मेन अमोनिया और फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इसका यूज होता है। तो बेटा ये कहाँ से मिला हमको, तो कॉमन सोल्ट जो था उसी को हमने वाटर से रिएक्शन करवाया, तो तीनों हमको बेस्ट प्रोडक्ट देखने को मिले, जिसका कि अलग अलग टाइप पर, अलग अलग जगह पर डिफरेंट यूजेस है। तो आपको याद रखना है, तो ये मार्गरीन याद रखना है, ये क्या होता है, ये आपका आर्टिफिशियल बटर आप कह सकते हो इसको, जो प्राइस में नेचुरल बटर के कंपेयर में बहुत चीपर होता है, बहुत सस्ता होता है। अगला आता है केमिकल फ्रॉम कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट से और क्या केमिकल हम बनाते हैं, आपका ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्लोरीन को इलेक्ट्रोलिसिस करके बनाते हैं बेटा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि स्लेट लाइन है हमारा। अब इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो हमको वाटर बनता है और आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। एक्चुअल में आपको चीज ध्यान भी रखना है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, इसमें कंपोजिशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये बनता कैसे याद रखना है, स्लेट लाइन लेना है और उसकी क्लोरीन से रिएक्शन करवानी, जो कि हमारा कॉमन सोल्ट का ही प्रोडक्ट है। तो इससे रिएक्शन करवाने पर हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो आपको याद रखना कैसे बनता है। तो स्लेट लाइन की रिएक्शन करवाना है क्लोरीन से, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और आपका वाटर फॉर्म होगा। आगे बढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस क्या है बेटा। सबसे पहली चीज, जो भी हमारी कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री, लिनन इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज होगा ही होगा फॉर द क्लीनिंग पर्पसेस। उसमें से कलर हटाने या कलर को कुछ रिमूव करने के लिए होगा। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री फैक्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री या पेपर फैक्ट्री से वहां पर भी ब्लीचिंग पल्प का यूज होता है, उस पेपर को और ज्यादा क्लीन और वाइटर बनाने के लिए। वॉशिंग लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज में तो होता है, हमको पता है। एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में भी एज ए एंटीऑक्सीडेंट हम लोग जो बेटा ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, और यूज करते हैं टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स,
ड्रिंकिंग वाटर को भी जर्म से फ्री करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस और आपको बेटा बहुत अच्छे से इन यूजेस को कर लेना है, क्योंकि ये सीबीएसई, आईसीएसई, यहाँ तक कि एमपी बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या यूपी बोर्ड जो अलग अलग टाइप्स के बोर्ड है वहां पर ये क्वेश्चन बहुत सी बार आया है, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। और देखते हैं हम लोग बेकिंग सोडा ये कैसे बनता है। तो बेटा इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हमको याद रखना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, और इसको हम जनरली बोलते हैं बेकिंग सोडा, जिसको कि हमारी बेकरी इंडस्ट्रीज, केक इंडस्ट्रीज, पेस्ट्री इंडस्ट्रीज यूज करती है। इसका मेन काम समझते हैं। ठीक है, पहले ये बनता कैसे बनते, इसमें आपको सोल्ट लेना है, कॉमन NaCl, वाटर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और अमोनिया गैस लेना, इनकी रिएक्शन होगी आपस में। ये सारे जो है आपके रिएक्टेंट होंगे, NaCl, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनकी रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड बनेगा और बाय प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बनेगा। और बेटा यही सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है हमारा मेन सब्सटेंस होगा। ठीक है, समझते हैं इसको, चलिए। ठीक है, ये नॉन करेसिव होता है नेचर में। ठीक है, और बेसिक सॉल्ट होता है, मींस यहाँ पर बेस की प्रॉपर्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, व्हेन इट इज हीटेड फॉर कुकिंग फॉलोइंग रिएक्शंस ऑक्यूर। अब क्या होता है बेटा, इस बेकिंग पाउडर को समझिएगा। ठीक है, जो स्पॉन्ज आता है हमारे केक्स में, हमारे ब्रेड में, है ना, तो किस वजह से आता है, लाइक फनल केक में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो स्पंज हमको देखने को मिलता है। तो इस ब्लीचिंग पाउडर में तो बेकिंग सोडे को हम लेते हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को, और हीट देते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज होने से वो जो स्पंज हमको देखने को मिलता है वो इसी की वजह से बेटा हमको मिलेगा। और हमारी जितनी भी बेकरी इंडस्ट्रीज है वो बिना इस सब्सटेंस, इस बेकिंग सोडे के रन कर ही नहीं सकती। तो आपको याद रखना है बनता कैसे, तो NaCl लेना है, वाटर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया लेंगे, तो इनकी रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बनेगा। ठीक है, इस सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट देने पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा, एंड आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। याद करना अच्छे से। अब यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सॉरी, क्रिस्पी पकौड़ास बनाने में, ठीक है, कुकिंग को फास्ट बनाने में, कुकिंग प्रोसेस को भी बढ़ा देगी। बेकिंग पाउडर को भी बनाना, बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, तो बहुत सिंपल है, बेकिंग सोडा ही लेना है आपको, उसमें थोड़ा सा माइल्ड एडिबल एसिड लाइक विनेगर, एसिटिक एसिड, कुछ भी हमको थोड़ा सा ऐड कर देना। तो इसकी रिएक्शन से जो सब्सटेंस बनेगा हीट देने से, वो होगा बेटा हमारा बेकिंग पाउडर। जैसे कि हम लिया सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये कोई भी वीक एसिड हो सकता है ना, जो माइल्ड एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक, ये बन जाएगा। ठीक है, और क्या याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड कोजेस ब्रेक और केक टू मेक रिंग्स, ये हमने समझ लिया। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हमारे जो केक या ब्रेड से वो स्पॉन्जी बनेंगे। ठीक है, इट इज एन इंग्रेडिएंट एंड एंटासिड, एंटासिड में भी इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। न्यूट्रलाइज रिएक्शन भी हो सकती है स्टमक की, और सोडा एसिड, और ये फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो याद रखना है कि इसी बेकिंग पाउडर का यूज हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में भी कर सकते हैं बेटा, कोल्ड ड्रिंक बेवरेजेस में भी करते हैं, स्टमक की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी करेंगे, और ब्रेड केक इनको स्पॉन्जी बनाने में भी कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सोडा एसिड या फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है बेटा हमारा, है ना, तो इसी बेकिंग सोडे की हेल्प से ही बनता है। जिसकी बेकिंग सोडे से बेकिंग पाउडर बनाएंगे, और इसी बेकिंग पाउडर की हेल्प से ही बेटा हम लोग जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। केमिकल फ्रॉम कॉमन सोल्ट, कॉमन सोल्ट से और क्या क्या केमिकल हमारा सकते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोरेक्स यानी सुहागा, ये जो दोनों सब्सटेंस है बेटा, ये हम लोग कॉमन सोल्ट की हेल्प से ही बनाते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना, जो कॉमन सोल्ट होते हैं, ठीक है, ये बेसिक सॉल्ट ऑब्टेन होते हैं जो कि NaCl से बनता है। ठीक, अब जैसे कि NaCl लिया और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट की रिएक्शन करा, तो आपका सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो बेटा। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन, इसमें जब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिल जाता है तो सोडियम कार्बोनेट 10 H2O मिलते हैं, तो इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, इस वॉशिंग सोडे का यूज ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में। ठीक है, सोडियम कंपाउंड इसका बोरेक्स बनाने में होता है। ठीक है, जिसका यूज एज
क्लीनिंग एजेंट में भी यूज होता है, और हमारे जो है हार्डनेस ऑफ वाटर वो हटाने में भी बेटा इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बनता कैसे, NaCl सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट की रिएक्शन कराने पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और सोडियम कार्बोनेट में बेटा जब जो है 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड हो जाते हैं तो हमारा सोडियम कार्बोनेट 10H2 होगा, जो कि वॉशिंग सोडा होता है। और इस वॉशिंग सोडे के ये डिफरेंट टाइप्स के यूज हम लोग कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा याद कर लेना। ठीक है, आर द क्रिस्टल सोल्ट्स आर रियली ड्राई, क्या क्रिस्टल सोल्ट सच में ड्राई होते हैं, समझते हैं चलिए ना। कि यहाँ पर हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ सोल्ट्स को लिया है, ठीक है, और टोंग लिया है मतलब चिमटा, और इससे हमने क्या रिजल्ट हमको देखने को मिले, चलिए समझते हैं। ठीक है, हीट फ्यू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, कुछ कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल लिया हमने और एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हमने उसको गर्म किया। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। हम क्या देखते हैं, एंड सम वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर इन द बॉइलिंग ट्यूब, और हम देखेंगे कि हमको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बॉइलिंग ट्यूब में देखने को मिलेगी। समझ आए, आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन वाटर, तो हम कह सकते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में वाटर होता है, और ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब बनता है, ऑन हीटिंग द वाटर इज रिमूव्ड एंड सोल्ट टर्न्स व्हाइट, और जब इसको हम हीट करें तो वाटर निकल जाता है और सोल्ट जो था व्हाइट में टर्न हो जाएगा। अब अगर हम सोल्ट के अंदर बेटा ध्यान समझ फिर से 2 से 3 ड्रॉप पानी की डालते तो इसका फिर से कलर ब्लू कलर जो है वो रिस्टोर कर लेगा। समझ आया, एक बार समझिएगा कि कॉपर सल्फेट को लिया हमने तो इस पता लगाना है इसमें वाटर होता नहीं होता है ना क्रिस्टल फॉर्म में। जब इसको हम गर्म कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट जो इसमें से रिमूव हुई है और इसका कलर ब्लू से व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन जब होता है। और फिर से अगर हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप पानी की डाल रहे हैं तो हम देखेंगे ये जो व्हाइट कलर था वो फिर से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल सॉल्ट जो होते हैं उनमें भी वाटर की ड्रॉपलेट्स और वाटर कंटेंट भी होंगे, बट एक फिक्स्ड अमाउंट में होंगे। वो कैसे, वो आगे समझते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है कि वाटर क्रिस्टल इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट, जो भी फॉर्मूला यूनिट है उसमें फिक्स नंबर में ही वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे कि CuSO4 जो है हमारा कॉपर सल्फेट, इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही होंगे। यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो आपको दिख रहा है इसमें इतना ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो सकता है, इससे ज्यादा बेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ही सोडियम कार्बोनेट 10H2 जो कि हमारा वॉशिंग सोडा, इसमें भी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही हो सकते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, है ना, इससे ज्यादा नहीं होंगे। जिप्सम जो होता है जिससे कि हम आगे जाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म करेंगे बेटा, इसमें इसका फॉर्मूला याद रखना है CaSO4 2H2, इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें पानी तो है, वाटर तो है, पर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा। जब हम इसको बॉईल करते तो ये वाटर जो हाइड्रेटेड होकर निकल जाता है। ठीक है, तो आपको चीज ध्यान रखना है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब सब्सटेंस है तो उनमें वाटर प्रेजेंस होता है, बट ध्यान क्या रखना है कि एक फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल होगा जो फॉर्मूला यूनिट के हिसाब से फिक्स होगा कि इतना ही हो सकता है। जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही हो सकते हैं। ठीक है, उससे कम या ज्यादा होने पर क्या होता है चलिए वो देखते हैं। ठीक है, ये हमको बेटा जिप्सम का फॉर्मूला अभी हम समझ गए। अगर जिप्सम को हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, और केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन पर अब जब गर्म करते हैं हम लोग बॉइल करते हैं इसमें ना, तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो वेपर बनकर उड़ जाएगा, और जो सब्सटेंस हमको मिला बेटा वो होगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर सिंपल वर्ड्स बोलूं तो इफ वी बॉइल जिप्सम इनटू 120 डिग्री और मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, तो जिस जिप्सम will remove 1.5 molecule of water and remain 0.5 molecule of water, convert the gypsum into plaster of Paris। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जिप्सम जो है इससे रिएक्शन हुई हीट दी तो आपका CaSO4 0.5 H2O रह गया आपका, है ना, एंड आपका 1.5 H2O जो था वो आपका निकल गया। ठीक है, ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल शो इन अटैच टू वाटर क्रिस्टलाइन बिकॉज द फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। समझ आया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है बेटा उसमें ये फॉर्मूला आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O कैसे बना है, जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म किया तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर निकल गया आपका और 0.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचा सिर्फ। तो इसका यूज कहां पर वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम फ्रैक्चर बोन्स को ठीक करने के लिए। दिख रहा है आपको,
टू मेक टॉयज एंड मटेरियल फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए टॉयज और जो मटेरियल बनते हैं वो बनाने में। टू मेक सरफेस स्मूथ, आपके जो वॉल्स के जो भी सरफेस है उनको स्मूदर बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टर पेस्ट गेट्स नेम फ्रॉम लार्ज जिप्सम डिपॉजिट इन मोन्ट्रेम इन द पेरिस, ठीक है, मोन्ट्रेटम इन द पेरिस। तो यह ध्यान रखना है आपको बेटा। इसी के साथ जो है आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारे आने वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट 12th class chapters also. You can also get information about it on our channel.